ऊपरी स्तरों से बाजार में दिखा हल्का दबाव। निफ्टी 10,350 के करीब। निफ्टी बैंक में करीब 100 पॉइंट की दिखी तेजी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक ने दिया बाजार को सहारा। अच्छे नतीजों से टाटा स्टील का शेयर 4% से ज्यादा दौड़ा। निफ्टी का नवाब बना हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल जैसे दूसरे मेटल शेयरों में चमक बढ़ी। आज निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% भागा। और सरकारी डिफेंस कंपनियों में अच्छी रौनक। नतीजों के बाद पीएसयू का राजा भारत डायनामिक्स 13% चढ़ा तो बीईएल में 4% की दिखी तेजी। कल आखिरी सौदा में दोनों स्टॉक्स में दी थी बाय कॉल। और रफ्तार का घोड़ा आईडीबीआई बैंक आज 5% के अपर सर्किट पर फिर पहुंचा। 7 दिनों में करीब 40% भागा शेयर। सुबह फिर स्टॉक 2020 में शामिल हुआ स्टॉक। और कोरोना संकट और एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज शाम 4 बजे होगी पीएम का कॉन्फ्रेंस। और 2020 की पहली छमाही में मिड कैप फार्मा और केमिकल शेयरों का रहा दलाल स्ट्रीट पर दबदबा। अजंता, बायोकॉन, ग्लेनमार्क, टोरेंट जैसे स्टॉक्स रहे बुल्स की पसंद। लेकिन कोरोना के चलते पिछले 6 महीनों में होटल शेयरों की रौनक घटी। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। आज हमने देखा एक मूड तेजी का जरूर बना और शुरुआती ट्रेड से हम देख रहे हैं 10,400 के जो लेवल्स हासिल किए थे निफ्टी ने, उससे ज्यादा दूर है नहीं। वैसे हल्का सा दबाव देखा गया है 10,350 के आसपास, 10,345 के आसपास। अब सिर्फ 31 अंकों की ही बढ़त रह गई है इंडेक्स में। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मिड कैप इंडेक्स पर, जहां पर अब 62 अंकों का ही उछाल है। कुछ देर आधे घंटे पहले हम 100 पॉइंट ऊपर छोड़कर गए थे इस इंडेक्स को। और निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त बनी हुई है। सेक्टोरली मैं आपको बता दूं चमक कहां है। दरअसल आज के दिन एक चीज हमने देखी है कि मेटल्स का एक बार फिर बोलबाला है। मेटल इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो कैश मार्केट के ट्रेड्स हो या फिर फ्यूचर के ट्रेड्स। और ये इंडेक्स 2% से ज्यादा की तेजी में। टाटा स्टील के नतीजे अच्छे, कॉमेंट्री उससे बेहतर। और उसी के बाद हमने देखा बाकी मेटल शेयरों में भी अच्छी खासी रौनक बनती दिखाई दी। तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ बना हुआ है। हालांकि स्टॉक का हाल भी आपके सामने लेकर आएंगे। आज इसका दिन का हाई था करीब 337 का। इस समय स्टॉक आ चुका है 329 के लेवल्स पर, यानी कि इन मेटल कंपनियों में ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली भी आना शुरू हो रही है। बैंकों में आईसीआईसीआई जैसे काउंटर्स तेजी में है। इंडसइंड, एक्सिस बैंक में हल्की हल्की बढ़त है। लेकिन ऊपरी लेवल्स पर आप कह सकते हैं ये स्टॉक्स कुछ मुनाफा वसूली का शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इन पर हमारी नजरें होंगी। इस घंटे अगर एक बड़ा मूव साबित हो रहा है निचले लेवल से, वो मारुति सुजुकी हो रहा है। इनफैक्ट वो स्टॉक स्क्रीन पर रखेंगे और यहां पर एक बड़ा ट्रेड भी आपको लेने का मौका मिलेगा। हमारे जानकार आपको बताएंगे कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसी पर हम फोकस करेंगे। और ऑफकोर्स वायदे बाजार में और कुछ क्या एक्टिव है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस समय हमारा साथ दे रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव रिसर्च हेड और वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता। अमित, पहले इंडेक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 10,348 के लेवल्स पर दरअसल आप देखिएगा ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सुबह में 10,400 के लेवल्स भी देखने को मिले और उम्मीद तो यही थी कि उस मोमेंटम को हम जारी रख पाएंगे। क्या आपको लग रहा है इस समय जो 10,350, 345 के आसपास इंडेक्स खड़ा है, एक मौका दे रहा है फिर से री एंटर करने के लिए जिन लोगों ने शायद सुबह में इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया? जी हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप देखिए कुछ पैरामीटर्स ये दिखाते हैं कि मार्केट का एक कंसोलिडेशन ब्रॉडली 10,000 और 10,100 के ऊपर ये पूरे सीरीज में होने वाला है। कल के सेशन में पुट ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत शार्पली डिक्लाइन किए, जिसको देख के मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ पिकअप कर रहा है और ये मार्केट 10,600, 550 तक के लिए आई थिंक धीरे धीरे तैयार हो रहा है वापस वहां जाने के लिए। अगर आप वॉलेटिलिटी देखिए तो वापस वो 30% के नीचे आ गई है। और जून और जुलाई हिस्टोरिकली लो वॉलेटिलिटी वाले मंथ रहते हैं, तो हमने जून में वो सिनेरियो देखा है और जुलाई के अंदर दोबारा से आई थिंक वही पैटर्न यहाँ हो रहा है। और साथ में अगर आप एफआईआई के फ्लोज देखिए तो वो नहीं आ रहे हैं। अगर आप पिछले 2 दिन में देखें तो एफआईआई ने 2,500 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन साथ में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का जो पैटर्न है वो बहुत एनकरेजिंग है। वो 2,500 करोड़ का उन्होंने लास्ट 2 दिन में बाइंग किया है।
यानी कि कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया है एफआईआईज के सेलिंग को। तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, और डीआईआईज काफी ज्यादा लीडिंग इंडिकेटर होता है, क्योंकि अगर आप देखिए बीच में भी इन्होंने डीआईआईज ने 10-200 के पास लास्ट सीरीज में जब बेचा था, लास्ट टू लास्ट सीरीज में, तो मार्केट ने एकदम से 9700 का करेक्शन लिया था। तो अभी वो नहीं कर रहे, दे आर बाइंग। तो उसके लिहाज से मेरे ख्याल से ज्यादा डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग रखना चाहिए इंडेक्स के ऊपर। और साथ में अगर आप ग्लोबल मार्केट देखें तो एसएनपी जो 2019 और 2018 के जो रेसिस्टेंस एरियाज थे, जो 2020 में ही निकले थे और बाद में मार्च में गिर गया था एसएनपी, वो लेवल्स पर आ गया है। तो बहुत क्रिटिकल लेवल्स हैं ये 3000 के जो लेवल्स हैं एसएनपी के ऊपर। आई थिंक वो थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये लंबी सीरीज है जिसके अंदर आप पुट ऑप्शंस भी राइट कर सकते हैं और साथ में इंडेक्स में आप लॉन्ग पोजीशंस भी बना सकते हैं। ओके तो एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। अच्छा, वो इंडेक्स वाला ऑप्शन डेटा भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, जो हम हर रोज देखते हैं। आज के सत्र में हमने क्योंकि 10,400 पर एक पीक दिखाया, तो वहां पर आप गौर करेंगे सबसे ज्यादा एडिशन देखने को मिला है, करीब 12.5 लाख शेयरों तक का, और 10,500 का कॉल भी काफी एक्टिव है। लगभग 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहां पर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट के तौर पर 10,000 के पुट में आप देखिएगा सबसे ज्यादा बिल्डअप यहीं पर देखने को मिला है। तो बहुत वाइड गैप आपको दिखाई देगा। 10,300 के पुट में भी हम देख रहे हैं सिर्फ 5.5 लाख शेयरों का एडिशन ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिला है। तो ये जो गैप है ऊपर की तरफ 10,500 और पुट जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो 10,000 का, इस गैप को आपको क्या लग रहा है? ये गैप इतनी ही वाइड रहेगी या फिर 10,300 अगर आज के दिन चैलेंज होता है, जिसके फिलहाल तो मुझे साइंस कम लग रहे हैं, आप थोड़ा सा और कॉशियस रहना चाहेंगे? क्या अप्रोच रहेगी आपकी सर? हमारी जो अप्रोच है वो बहुत हद तक हमने ऑप्शंस में फिलहाल तो राइटिंग की है। हमने पुट ऑप्शंस के राइटिंग की है। हमने 10,100 के पुट ऑप्शंस में राइटिंग करवाई है, तो 20,500 के बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस में राइटिंग करवाई है। और क्योंकि वॉलेटिलिटी 29% के अगर आसपास है तो ऊपर से जरूर कम हुई है, लेकिन अगर आप रिलेटिवली देखो 2019 के लेवल से, तो आज भी ये 4 टाइम्स या 3 टाइम्स ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से अभी यहां से जो ट्रेड बनता है वो दूसरा ट्रेड बैंक निफ्टी में आप पिक कर सकते हो। देखिए कल एचडीएफसी बैंक में अच्छा बाइंग था, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से थोड़ा रिकवरी हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में रह के आए, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड हैं ये स्टॉक्स, उतना परफॉर्म नहीं किए हैं। तो उसके लिहाज से बैंक निफ्टी का 21,000 का पुट ऑप्शन जो 500 पॉइंट नीचे है तकरीबन, मेरे ख्याल से वहां पर आप राइटिंग कर सकते हो। 200 के आसपास का प्रीमियम है, और आप ये मैं 2 जुलाई के लिए ही बता रहा हूँ, तो आपकी अभी 2 दिन के बाद ये एक्सपायरी है इस सीरीज की, ये वीकली की। तो उसके लिए आई थिंक बहुत जल्दी ये प्रीमियम डिक्लाइन हो सकता है अगर 21,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी अब समय निकालता है। ओके तो 21,000 का पुट राइट करके चले, यानी कि आपने निफ्टी बैंक का जो 21,000 का पुट है उसे बेचना है। स्टॉप लॉस 290 पर लगाइएगा, और ये लगभग 190 से 210 के लेवल्स आपको आगे देख सकता है। करंट लेवल्स आपके सामने यहाँ पर 190 210 के, माफ कीजिएगा, और आपको टारगेट 220 का रखना होगा। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा अमित, कार्यक्रम की शुरुआत में ही मेरी नजर गई थी दरअसल मारुति पर। मैं कुछ और ट्रेड्स जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन मारुति के ये वाले मोमेंटम को मिस नहीं करते हैं। 5,813 के लेवल्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, अब 2.5% ऊपर है। वॉल्यूम एक्शन इसमें जोरदार साबित हुआ है, और दरअसल हम बात ये भी कर रहे हैं कि देखिए कल से बिक्री के आंकड़े आना शुरू होंगे और धीरे धीरे करके सेल्स में पिकअप भी देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट मारुति का करीब 4-4.5% ऊपर है, और ये स्टॉक 2% ऊपर फ्यूचर्स में कैश मार्केट के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। तेजी करके जाएंगे क्या? देखिए ऑटो के अंदर ना इस बार आप अप्रैल के बाद अगर आप ट्रेंड देखिए, मई सीरीज फिर जून सीरीज, इन काफी स्टॉक्स के अंदर नीचे से ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ता गया। यानी कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आफ्टर द फॉल लोगों ने धीरे धीरे पोजीशंस बिल्डअप किए हैं, और ये सेक्टर कोविड-19 जब ये स्टार्ट हुआ है उससे पहले से ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो वहां पर हमने प्राइस रिएक्शन पहले से ही देखे थे, और फिर अप्रैल सीरीज में 0 सेल्स। तो मेरे ख्याल से जो प्राइस वाइज बॉटम है वो तो बन चुका है ऑटो के अंदर। अब आपका जो रूरल स्पेसिफिक जो स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि रूरल एरिया में अभी भी कोविड उतना ज्यादा नहीं फैला है। इट इज मोस्टली इन द अर्बन एरियाज। तो उसमें M&M, एस्कॉर्ट्स, ये सब स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, और साथ में मारुति भी है। तो मारुति के अंदर मेरे ख्याल से हैवी वेट है, और अभी जिस तरह का मूव है
मेरे ख्याल से इस सीरीज तक आपको 63, 6400 तक के लेवल्स तक मारुति जा सकता है। तो मारुति में अगर आपकी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं तो इंटैक्ट रखिए। मेरे ख्याल से 5500 वगैरह के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं फॉर टू मिटिगेट योर रिस्क। और अदरवाइज ऑटो स्पेस रिलेटिवली बेटर है। जैसी ऐसी सेल्स फिगर आएंगी और अगर पहले पिछले मंथ से अच्छी आती हैं तो वो किक मिल जाएगा प्राइस को। और किक का साबित हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि क्या आंकड़े रह सकते हैं। 58,500 गाड़ियां मारुति बेचने की कगार पर खड़ा है। जून का आंकड़ा रहेगा जो हमारी टीम ने इनफैक्ट डेटा क्रंच करके निकाला। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो इसमें डिप देखने को मिलेगा। अगर 58,500 से बेहतर आंकड़ा कल मारुति सुजुकी की ओर से साबित होता है तो इस स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिलेगी। और आज आप देखिएगा धीरे धीरे करके सभी ऑटो कंपनियां हैं जो अपना मोमेंटम दिखा रही हैं। पिकअप देखने को मिला है। आयशर मोटर्स भी इस समय आप देखेंगे तो इसकी चाल सुधरती हुई। और जब हम मारुति की बात कर रहे थे चुपचाप बजाज ऑटो में भी धीरे धीरे करके तेजी आने लगी। हालांकि बजाज ऑटो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में है लेकिन यहाँ पर भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। और आपने टाटा स्टील आज शॉर्टलिस्ट किया है। स्टॉक दरअसल है 3.25% ऊपर। हम सब जानते हैं नंबर्स इनफैक्ट अच्छे रहे और खास बात ये रही है कि कंपनी ने साफ कहा है कि यूरोप में एबिटा पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कमेंट्री इनफैक्ट मुझे अच्छी लगी टाटा स्टील की और यही वजह है कि स्टॉक आज तेजी में है 331 के लेवल्स पर। हालांकि इसका दिन का हाई 337 का था और सुबह में 330 के कॉल में काफी एक्शन भी देखने को मिला था। अमित, इस समय अप्रोच क्या रहेगी? कुछ पॉजिटिव्स डेफिनेटली हैं अभी मेटल स्पेस के साथ। तो अभी आप देखिए तो डॉलर वीकनेस भी चल रही है। यूएस फेड का जो लास्ट स्टेटमेंट मिनट्स आए थे उसके बाद डॉलर वीक हो गया था। 2 जुलाई को वापस यूएस फेड के मिनट्स आने वाले हैं जो काफी डॉविश ही रहने वाले हैं। तो उसकी वजह से अगर डॉलर वीक रहता है तो हमने करेंसीज को एप्रिसिएट होते देखा है इमर्जिंग मार्केट की। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर भी पुल बैक है क्योंकि चाइना के भी नंबर थोड़े बेटर हैं। अगर आप पीएमआई नंबर देखो तो वो बेटर आया है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर ने ऑलरेडी मूव दिखाना चालू किया है। तो मेरे ख्याल से अगर टाटा स्टील के नंबर्स उतने खराब नहीं है जितने की एक्सपेक्टेड थे तो 320 वगैरह के लेवल्स तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक जो ट्रेड बनता है वो ये है कि आप कॉल ऑप्शन खरीदिए क्योंकि कॉल ऑप्शंस बहुत सबड्यूड हैं। इनकी आईवीज बहुत कम है मेटल स्पेस में है क्योंकि लोग अभी तक कैश के अगेंस्ट में कॉल ऑप्शन राइट कर रहे थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम 330 या 340 के कॉल ऑप्शंस बाई करें। तो हमने 340 का रिकमेंड किया है क्योंकि मेरे ख्याल से 355 या 360 तक ये स्टॉक जा सकता है इस सीरीज के अंदर। तो उसमें आपको आई थिंक अच्छी बढ़त मिलेगी और लिमिटेड लॉस स्ट्रेटजी। ओके, तो लिमिटेड लॉस स्ट्रैटेजी फिलहाल आपके लिए है। और 24 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं टाटा स्टील का कॉल में ये ट्रेड लेकर चले कि यहाँ पर आप बाय कॉल दे रहे हैं, राइट? तेजी करनी है, तेजी करनी है। गलत ग्राफिक बना है आपने, गलती से सेल लिख दिया। प्रोड्यूसर साहब उसको अमेंड कीजिए। तेजी में आपने ये ट्रेड करना है। 340 का कॉल लेकर चले। ये आपके लिए फिलहाल एक स्ट्रैटेजी साफ है। अच्छा, बीएल पर भी एक फटाफट राय दीजिए क्योंकि बीएल में हमने देखा नंबर्स अच्छे थे और उसके बाद तेजी देखने को मिली है। फ्यूचर में ट्रेड लेंगे या फिर ऑप्शन में? अमित, देखिए ऑप्शंस में उतना लिक्विडिटी नहीं है। अगर आती है तो डेफिनेटली देखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इसमें जो एनकरेजिंग साइन है वो ये कि रिजल्ट्स के बाद अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हाई वॉल्यूम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर इतना ज्यादा एंथुजियाज्म आ रहा है और ऐसे स्टॉक्स में पीएसयू सेक्टर में जो ज्यादा परफॉर्म नहीं किए हैं तो आई थिंक एक अच्छा रिकवरी ट्रेंड आपको मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से टुवर्ड्स 98 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जा सकता है। डिफेंस वगैरह के स्टॉक्स वैसे भी थोड़े बजिंग बीच में थे जब इंडो चाइना की बात चल रहा था। तो आई थिंक सम रिकवरी इज पॉसिबल लुकिंग एट दीज वॉल्यूम्स। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। आप लिवरेज अगर देखिए बीएल में तो लाइफ टाइम लो के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर फ्यूचर सेगमेंट में क्लोजर की वजह से तो स्टॉक नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर आप फ्रेश एडिशन जो आएंगे वो स्टॉक को ऊपर ले जाएंगे। तो 98 तक का टारगेट आई थिंक लेके चल सकते हैं। 98 का टारगेट यहाँ पर रखिए और तेजी कीजिए बीएल में। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। कुछ और स्टॉक्स पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल 21,451 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक आ चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपरी लेवल्स पर हल्कापन जरूर देखने को मिला है लेकिन मेटल्स में एक्शन भरपूर है। उसकी आगे और डिटेल में बात करेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस सीएनबीसी आवाज पर। इंडेक्स सीमित दायरे में है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड सामने निकल कर आ रहे हैं। मारुति की हम बात कर रहे थे, एक बार फिर उस पर नजर डाल लेते हैं। 5800 के आसपास ये स्टॉक दिखेगा आपको 2% की बढ़त में। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने टाटा स्टील की बात की, लेकिन एक और ट्रेड बहुत तेजी से ऊपर आया है, वो है JSPL। अमित, इस पर फटाफट राय दे दीजिए। 4.5% ऊपर और इस घंटे एडिशनल तेजी आने लगी है। क्या यहाँ पर एक अग्रेसिव कॉल लिया जा सकता है और तेजी का? देखिए, इसके अंदर OTM कॉल ऑप्शंस में तो बहुत ज्यादा एडिशन आ रहा है, तो आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द स्टॉक और कंपनी, क्योंकि अभी भी बीच में इसमें 150 के कॉल ऑप्शन में बहुत ज्यादा पोजीशंस थी और जुलाई में फर्दर हायर स्ट्राइक्स के ऊपर पोजीशंस हैं। तो आई थिंक मोमेंटम में तो है डेफिनेटली स्टॉक, बट यहाँ से अगर मैं फेवरेबल रूप में देखूंगा तो आई थिंक टाटा स्टील मुझे बेटर दिखता है, क्योंकि जिंदल स्टील एंड पावर में ऑलरेडी काफी शार्प मूव आ चुका है। तो अगर मैं लोअर रिस्क रिवार्ड पर्सपेक्टिव से देखूं और कॉल ऑप्शंस जहां अभी भी सस्ते हैं, तो उस लिहाज से आई थिंक टाटा स्टील में भी अ रिलेटिवली बेटर बेट फ्रॉम दिस। ओके, तो टाटा स्टील एक बेहतर बेट है इस समय JSPL के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जरूर रहा है, उस पर आप फोकस जरूर करें। अच्छा, हम क्योंकि ऑटो की बात कर रहे थे, अमर राजा में मेरी नजर गई। यहाँ पर निचले लेवल्स पर देखिए ओपन इंटरेस्ट में इजाफा बनता दिखाई दिया है। यही हो रहा है आपका एक्साइड जैसे स्टॉक्स में। दरअसल ये ऑटो एंसिलरी काउंटर्स कल ये बिक्री के आंकड़े आने से पहले थोड़ा सा जोश दिखाते हैं, चहक देखने को मिलती है। मुंजाल ऑटो देखेंगे 7% ऊपर है फ्यूचर्स में। OI इंटरेस्ट इतना बढ़ा नहीं है। क्या कुछ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दिख रही है क्या अमित? मुंजाल ऑटो, अमर राजा, एक्साइड में? देखिए, अपॉर्चुनिटी आई थिंक अगर आपको पिक करनी है तो वो अमर राजा बैटरी ही आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स आउटकम भी देखिए तो अमर राजा बैटरी के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। आपके डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स एक्साइड में थे, भारत फोर्ज में थे, तो हमने वहां पर डिक्लाइन आती हुई भी देखी। तो अमर राजा में आपको उतनी बड़ी डिक्लाइन नहीं मिली, हालांकि रिसेंटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। तो आपने सही बोला कि मंथली सेल्स फिगर अगर रिलेटिवली बेटर यहाँ से आती है, देखिए मॉनसून भी पिकअप कर रहा है, तो अमर राजा बैटरी आपका एक पिक हो सकती है ऑटो एंसिलरी में, जो कंटिन्यूअसली आप अभी भी पॉजिटिव लॉन्ग पोजीशंस लेके चल सकते हैं। ओके, तो अमर राजा में एक बाय कॉल लेकर चले। यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट 6.5% ऊपर है और एक्साइड की तुलना में अमर राजा की जो कमेंट्री थी नंबर्स के बाद वो भी बेहतर ही थी, तो इसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। चलिए, इस बीच बात करते हैं रेमंड की, क्योंकि रेमंड आज बैड लिस्ट में शामिल है। बैड रिजल्ट्स आए हैं। दरअसल चौथी तिमाही बेहद खराब निकली। कंपनी लगभग 68 करोड़ के मुनाफे से 69 करोड़ के घाटे में आई, लॉस दिखाया है और आय में भी दबाव देखने को मिला। अब नतीजे तो बिगड़े हुए हैं, आगे का आउटलुक कैसा रहेगा उस पर कंपनी के ग्रुप CFO संजय बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। ये लॉस किस वजह से आया है? कि ज्यादा कोविड का इम्पैक्ट था या फिर कुछ और भी कारण है? क्योंकि आपकी प्रेस रिलीज में आपने स्पेसिफिकली क्या कहा है कि आपने EBITDA में एडजस्टमेंट की है कोविड के चलते। हाँ, तो पहले ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि Q4 में लॉस है, लेकिन ये देखना होगा कि मार्च में जो पूरी हमारी सेल थी जो एक्सपेक्टेड थी, वो करीब 630 करोड़ की सेल एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मार्च हमारा सबसे नॉर्मली बेस्ट मंथ होता है क्वार्टर में, और Q4 सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है, हिस्टोरिकली होता आया है। और मार्च में क्योंकि लॉकडाउन 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन पहले से ही ट्रेड चैनल्स और सेंटिमेंट जो है काफी बेरिश हो गई थी और कंजम्पशन काफी कम हो गई थी, इम्पैक्ट हो रहा था मार्केट में। तो सबकी बाइंग, प्राइमरी सेल्स बहुत कम हो गई थी। तो करीब 414 करोड़ का जो टोटल सब बिजनेसेस में हमने जब देखा है कि हमारे जो एस्टिमेट थे उससे कम हुई है सेल्स, ऑर्डर्स डिफर हुए हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेसेस थे, तो उसका इम्पैक्ट जो है सीधा 134 करोड़ जो है वो सीधा EBITDA पे आया है, और उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है Q4 में। दूसरा, एक और हमने अपने प्रेस रिलीज में हाईलाइट किया था कि कोविड के अलावा हमने अपैरल बिजनेस में स्टॉक करेक्शन किया है अपने ट्रेड चैनल्स में, क्योंकि सेकेंडरी सेल्स कम थी, प्राइमरी ग्रोथ पहले ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन डिमांड के कम होने से पूरे साल में बिल्डअप हो चुका था स्टॉक का, तो वो हमें पूरा उसको जो
जो है उसका क्लीन करना था उसको, हमने स्टॉक वापस ले लिया है क्योंकि उसमें रिसीवेबल से अब इन्वेंट्री में आ गया है हमारे पास अब, और इस सिचुएशन में हम उस इन्वेंट्री का हम बाकी चैनल्स में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो वो एक हमने इम्पैक्ट लिया है, और उसका कोई कैश लॉस नहीं है। इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम रिसीवेबल्स टू इन्वेंट्री, लेकिन उसका प्रॉफिट हमने जरूर जो मार्जिन बुक किया था वो इम्पैक्ट आया, वो करीब 54 करोड़ का है। तो ये दोनों अगर लेंगे तो आपको रिजल्ट फिर अपनी अंडरलाइन रिजल्ट हमने रिपोर्ट करी हैं। पॉइंट टेकन बहल साहब, आई गेट योर पॉइंट। लेकिन मुझे इस समय जो कोर मुद्दा है वो डिमांड का है, क्योंकि हम अभी भी देखिए अनलॉक 2 में आ चुके हैं, लेकिन काफी कामकाज बंद पड़ा है। इसका इम्पैक्ट आप पर कितना पड़ा है, डिमांड कितनी लौटती हुई दिखाई दी है, और इसका रिफ्लेक्शन फिर आपकी Q1 में क्या रहेगा? कुछ आउटलुक दे पाएंगे आप? हाँ, तो ये अब ऐसा है कि ये बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट है रेवेन्यूज को अगर हम देखते हैं, और आगे हम सिनेरियोज अपने बना रहे थे जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था कि अब लॉकडाउन खुलेगा तो स्टोर्स खुलेंगे तो रेवेन्यूज होगा, लेकिन ये जो है शिफ्ट होता आ रहा है, और आगे भी कंज्यूमर बिहेवियर कैसा रहेगा अनसर्टेन है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है और लॉन्ग टर्म के लिए, वो है कि अपना जो सारा जो कॉस्ट का जो रीसेट है, जो अपना पूरा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसको, वो हमारे कंट्रोल में है। रिवेन्यूज तो काफी वेरिएबल्स हैं रिवेन्यूज में, और हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे कंट्रोल में है, और उसको हम पूरा रैशनलाइज कर रहे हैं कि आगे तैयारी कर रहे हैं कि इस साल रिवेन्यूज जब इम्पैक्ट होंगी, जो कि क्वार्टर 1 में हो चुकी हैं, क्वार्टर 2 में अब थोड़ा सा हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि स्टोर्स खुल चुके हैं, लेकिन ये साल इम्पैक्ट तो रहेगा कंज्यूमर डिमांड का। डिमांड पर इम्पैक्ट रहेगा। स्टोर्स खुल रहे हैं, लेकिन लार्जली ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये मैनेजमेंट कह रहा है अगर डिमांड में पिकअप आता है सेकेंड हाफ में तो वो सोने पर सुहागा रहेगा, लेकिन मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ ज्यादातर कंपनियां 2020 के रिमेनिंग 6 महीनों को अप्रोच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस बीच मार्केट पर लौटते हैं। देखिए इंडेक्स तो स्टिकी है 10,345 के लेवल्स पर, लेकिन कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी शुरू हो रही है। वेदांत इस घंटे थोड़ा सा नरम होने लगा है। HUL पर ध्यान दीजिएगा, आज HUL एकदम साइडलाइंस पे है, साइडवेज ट्रेड कर रहा है, ठंडा है। कल ज्यादा एक्शन देखने को मिला था और कंपनी की AGM से पहले हमने देखा है एकदम शांत कारोबार नजर आ रहा है। चलिए अमित, आपसे इजाजत लेंगे और ब्रेक में जाते जाते हमारे दर्शकों को याद दिला दें कि आप सब CNBC आवाज देखते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, ट्रेडिंग के मौके ढेर सारे मिलते हैं, लेकिन हमारे ही नेटवर्क में एक और अपॉर्चुनिटी है जो आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा है, वो है मनी कंट्रोल प्रो। भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस है ये। सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ टॉप स्टॉक पिक्स। हर दिन सिर्फ ₹1 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कूपन कोड नोट कीजिएगा जो आप यूज कर सकते हैं जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, प्रो 365। नियम और शर्तें यहां पर लागू जरूर हैं, उस पर भी आप ध्यान दें। चलिए हम लेंगे एक ब्रेक। इस मोड पर आगे आपके लेकर आएंगे मिड पॉइंट, बने रहिए।